नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का चुनाव मंच। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब चुनाव मंच के इस आखिरी सत्र में, इस फाइनल सेशन में एक बेहद खास मेहमान, एक बेहद खास व्यक्तित्व हमारे साथ इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप जब मुख्यमंत्री बने तब सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज था। हर किसी ने पूछा ये तो मास्टर स्ट्रोक हो गया, किसी ने बोला कि ये हेलीकॉप्टर कैंडिडेट कैसे। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में थे, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार चलाई, ज़बरदस्त चलाई, डंके की चोट पर चलाई और सीना ठोक के चलाई। लेकिन जब उनका इस्तीफा हुआ तो लोग शॉक्ड थे, हैरान थे, ये क्या हो गया। मोदी जी ने उनकी तारीफ की और उनकी कुर्सी चली गई। पब्लिक परसेप्शन बना कि भाई मोदी जी की तारीफ भी बड़ी मुश्किल है। हमारे साथ आप समझ ही गए होंगे, मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, इस वक्त मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खट्टर साहब। धन्यवाद मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 की राजनीति पर तो हम चर्चा करेंगे ही। ये जो 400 पार का नारा है और हरियाणा के 10 सीटों का हाल भी हम आपसे समझेंगे। लेकिन खट्टर साहब, जब मैंने अपना ये इंट्रोडक्शन पढ़ा और मैं जब सोच रही थी लोगों के परसेप्शन के बारे में, मोदी जी तारीफ करते हैं, बड़ी जनसभा होती है, ज़बरदस्त तालियां बजती हैं। खट्टर साहब को लेकर इतनी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं कोट अनकोट उन्हें पढ़ देती हूँ। जब दरी पर सोने का ज़माना था तब से साथ हैं। उस समय इनके पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी, मतलब मोदी जी कह रहे हैं उस समय खट्टर साहब के पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी। हम लोग उसी पर सवार होकर हरियाणा भ्रमण करते थे। आप मोटरसाइकिल चलाते थे और मैं पीछे बैठा करता था। रोहतक से लेकर गुरुग्राम तक चले जाते थे, गुड़गांव हुआ करता था उस वक्त। इतनी तारीफ और फिर कुर्सी चली गई। मीनाक्षी जी, आपने ये गुड़गांव के एक जनसभा में 11 तारीख की सभा हो रही थी, उसकी चर्चा आपने की है। लेकिन ये चर्चा अधूरी है। उस चर्चा को अगर किसी ने सुना हो या आज भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उन्होंने ये सब बातें कही जो आपने बताई हैं कि हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे और हम मोटरसाइकिल पे इकट्ठे चले, दरी का ज़माना था उस समय से हम इकट्ठे काम भी करते थे। और उन्होंने साथ में बाद में ये कहा कि आज भी हम इकट्ठे हैं और आपका भविष्य भी हमारे साथ है। अब ये जो आखिरी पंक्ति, आपका भविष्य भी हमारे साथ है, मुझे नहीं ध्यान में आ रहा कि कोई और समझा होगा, लेकिन मैं समझ रहा था। क्यों समझ रहा था कि उस पर जब मंच पर बैठे थे तो मोदी जी भाषण दे रहे थे, मैं बैठा था और मेरे साथ हमारे प्रदेश के उस समय के भाजपा के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी वो साथ बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि आपका भविष्य भी हमारे साथ है। यानी भविष्य क्या था, कौन था, वो उन्होंने जो कहा, मुझे मालूम था कि अगले मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी हैं, वो साथ बैठे हैं। इसका संकेत उसी समय दे दिया था उन्होंने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस प्रशंसा में कोई आधी बात रखी थी, बाकी बताई नहीं थी। बाकी बात हो गई थी। और ये विषय चूँकि बहुत पब्लिक के साथ मैंने शेयर नहीं किया, आज शेयर कर रहा हूँ मैं। मुख्यमंत्री कैसे बने, क्या बने, आपने बता दिया। 8 साल, लगभग 8.5 साल जब हो गए और मुझे भी लगता है कि जो हमने काम किया जनता है तो मैंने ठीक किया। मैंने मोदी जी को उस समय कहा कि देखिए, हर व्यक्ति चाहे वो अपने परिवार का व्यवसाय करता हो, चाहे और कोई काम करता हो, वो अपने सामने ही जब परिवार के किसी उत्तराधिकारी को काम सौंप देता है, उस जैसा खुश नसीब आदमी नहीं हो सकता। अच्छा होगा कि अब समय काफ़ी हो गया, 8 साल, अगर किसी नए व्यक्ति का जिसका कोई चयन करना है, आज की टीम में कोई मिलता हो तो अच्छा, उसका मेरा उत्तराधिकारी आप तय कर देंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। और ये अब नहीं, 1 साल, 1.25 साल पहले की बात है। ये बात आपने कब कही थी? मोदी जी को, आप और मोदी जी की बात हो रही थी। हाँ, ये बात है जुलाई 2022 की, यानी लगभग 1.5 साल से भी ऊपर हो गया। और ये बात मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी उस समय बताई थी, नड्डा जी को भी। अब उन्होंने सुन ली, सुनने के बाद कहा ठीक है, आपने कहा है तो विचार करेंगे, लेकिन आपको बने रहना चाहिए मुख्यमंत्री, आप इस चिंता छोड़ दो। मैंने कहने के बाद अपना विचार जो बताना था बताया, और बाद में लगभग 2 महीने पहले मोदी जी ने कहा कि आपने जो कुछ कहा था उस पर स्टैंड करते हैं ना। मैं बहुत खुश हूँ इस नाते से कि अब कोई ना कोई विकल्प आना चाहिए। लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा था? अच्छी भली सरकार चल रही थी, बहुत बढ़िया कामकाज हो रहा था।
पब्लिक परसेप्शन में भी नहीं, कहीं लेकिन- कोई कमी नहीं थी? नहीं, लेकिन मुझे ये शंका नहीं है कि अब अच्छी नहीं चलेगी। तो फिर अच्छी क्यों चल कही रही आपने ये थी, बात? आगे भी अच्छी चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नेतृत्व कोई भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो किसी सैद्धांतिक पक्ष को लेकर चलती हैं, कोई जीवन मूल्यों को लेकर के चलते हैं, कोई अपने विम्स के आधार पर नहीं चलते कि मुख्यमंत्री आएगा तो अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा। हमने एक साथ काम किया तो बहुत कुछ हम एक दूसरे से सीखे हैं। मैंने नरेंद्र मोदी जी से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि हमारे बहुत पुराने संबंध है। फॉर्मल संबंध तो मेरा 1990 में आ गया था, लेकिन हम लगातार 1996 से लगातार 5 साल तो एक शहर में ही हेडक्वार्टर था हमारा। मेरा भी पंचकुला हेडक्वार्टर था, उनका भी पंचकुला हेडक्वार्टर था। उनके पास 5 स्टेट्स नॉर्थ की थी, मेरे पास केवल हरियाणा थी। मेरे एक प्रकार से सीधे बॉस थे वो। और उसी समय 1996 से ही नायब सिंह सैनी ये भी मेरे साथ काम करते थे। हम लोग जब रोहतक में पहले काम करते थे, फिर बाद में पंचकुला काम करने लगे, लगातार हम काम करते रहे। 2014 में इकट्ठे हमने इलेक्शन लड़ा। उन्होंने भी विधानसभा लड़ी, मैंने भी विधानसभा लड़ी। मैं मुख्यमंत्री बना, वो मेरी कैबिनेट में मिनिस्टर थे। और उसके बाद उनका चयन हो गया लोकसभा चुनाव के लिए। बाद में उनका यानी चयन हो गया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते, और बाद में उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो हमारे बड़े पुराने साथी, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे प्रकार से समझते हैं, एक दूसरे के कामों को सीख करके हम आगे बढ़ते हैं। तो एक परंपरा है ये हमारे घर में। कांग्रेस की तरह नहीं है कि कांग्रेस को किसी को कुर्सी मिल जाए और मिलने के बाद वो ऐसे पकड़ के बैठता जैसे चिपक गया हो, फेविकोल लग गया हो, कील से ठोक दिया हो। कभी कुर्सी छोड़ने की बात आए तो कभी तैयार नहीं होते। अगर धक्के मार करके बाहर निकाल भी दिया जाए तो उसके ऊपर बैठेगा कौन? वो फिर दर्जनों लोग होते हैं उस कुर्सी को पकड़ के खींचने की। एक टांग इधर खींचेंगे, कुर्सी तोड़ देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे किसी को देने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी है। समर्पण भाव से, देश के प्रत्येक समर्पण का भाव हम काम करते हैं, कुर्सी के मोह के लिए काम नहीं करते हैं। वो जो आपने 5 साल गिनाए, मैं उस सवाल पर आऊँ उससे पहले ये बताएं कि जब आपने मोदी जी को कहा कि अब आगे उत्तराधिकारी के बारे में सोचना चाहिए, वहाँ से जवाब क्या आया? नहीं, उस समय सुना उन्होंने, और सुनने के बाद जैसे एक अपनी बात कही जाती है, उनके लिए भी शायद ये नई बात थी। मेरे मन में विचार है, मैंने बताया। बताने के बाद फिर अधिकारी, हमारे नेता जो है, उन बातों पर विचार करते हैं कि क्या ये बात ठीक है कि नहीं है। तो ऐसा विषय अगर अपनी ओर से आया है तो कहीं ना कहीं उनके मन में मेरे बारे में अच्छी बात गई होगी कि उन्होंने अपने आप आगे बढ़ करके कहा है। वरना तो अगर किसी को हटाना होता तो तब कहा जाता है कि ठीक है भैया आप खाली करो, अब दूसरा आदमी आएगा। तो ये परंपरा भी अगर आगे बढ़ती है तो इसका कैडर को भी लाभ है, आगे आने वाले नेतृत्व को भी लाभ है, और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं उन 5 सालों की बात करती हूँ जब आपने कहा कि बड़ी क्लोजली आपने और मोदी जी ने साथ में काम किया। वो दौर कैसा था? उस वक्त की राजनीति कैसी थी? उस वक्त हरियाणा कैसा था? और मोदी जी के साथ आपका उठना बैठना, काम करना, उनका उस वक्त का व्यक्तित्व? देखिए, निश्चित रूप से वो मेरे से पहले से काम कर रहे हैं, आयु मेरे से बड़े हैं, तो उनके अनुभवों का लाभ हमने हरियाणा में लिया, और नई नई विधाएं उनसे सीखने का आपको अवसर मिला। मैं उसमें एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि नए नए कंप्यूटर का युग आया था। 1996 की बात है। तो एक दिन गाड़ी से और निकले तो उन्होंने, हमारा जो ऑफिस बॉय था, कह के जाओ गाड़ी के डिग्गे में 3 डिब्बे निकाल के लाओ। वो फटाफट निकाल के लाया, खोला गया, पूछा क्या है। मैंने कभी कंप्यूटर देखा नहीं था, ये 1996 की बात है। तो जब उन्होंने बताया कि कंप्यूटर ऐसे ऐसे काम करता है, उसके बाद उसमें मेरी रुचि जागी, बढ़ी। हमने कंप्यूटराइजेशन का आज अगर काम हरियाणा प्रदेश में किया, डिजिटलाइजेशन का, तो उस समय की वो जो शौक उन्होंने पैदा में कर दिया। क्या क्या लाभ होते हैं। ईमेल पहली बार सुना था 1996 में, ईमेल क्या होता है, और ईमेल से ये लाभ हो जाता है। हम किसी का भी उत्तर देश के, दुनिया के किसी कोने में, खैर जो भी था, लेकिन उसका महत्व जब आज हमको पता लगता है कि डिजिटलाइजेशन का कितना बड़ा लाभ है, जिसका हरियाणा में हमने उपयोग किया और हर वर्ग को उसका लाभ दिया। तो ये प्रयोग उन्होंने किया। कभी कभी हम पूछ लेते थे ये काम करें कि नहीं करें। मोदी जी कहते थे क्यों पूछ रहे हो। मैंने कहा भी हम आपके अनुभव के कारण से, अनुभव ज़्यादा है, कल को गलती हो जाए कोई तो। कहने कि देखिए, आपका मन गवा देना चाहिए कि काम अच्छा है, आप उसको बिना पूछे कर डालिए। अगर कहीं कोई गलत भी हो गया छोड़ देंगे, अच्छा हो गया उसको अडॉप्ट करेंगे। और अच्छे काम को मैं अगर कह दूं कि नहीं करना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। यानी ये जो एक उनके मन की बात, ये आज भी हमको काम आती है। अगर मोदी जी प्रयोगधर्मी हैं, जब भी मन में अच्छा विचार आता तो इतनी योजना इन्होंने लागू की है देश भर में, उसका असर हमारे ऊपर भी है।
हमने हरियाणा में बहुत योजनाएं लागू की, और कुछ योजनाएं तो मोदी जी को पसंद आती हैं, तो देश और सारे देश में बाकी स्टेट्स में भी उसका प्रचार करते हैं कि हरियाणा से ये चीज़ सीखो। दर्जनों ऐसी चीज़ें हैं जो हरियाणा में हमने पहले की और देश में बाद में लागू हुई हैं, इसका लाभ है हमको। अच्छा, आप में और मोदी जी में एक सिमिलैरिटी जो मुझे पॉलिटिकल कॉरिडोर से सुनने को मिलती है, वो ये कहते हैं कि खट्टर साहब भी बड़े कड़क हैं, मोदी जी भी बड़े कड़क हैं, लेकिन मोदी जी उतने ही नरम भी हैं, वही आपकी भी पर्सनालिटी सुनने को मिलती है। तो आपकी कुछ ऐसी यादें हैं उनके साथ जब आपको लगा होगा कि ये आदमी जो है बड़ा कड़क आदमी है, या ये लगा हो कि हाँ मन के बड़े सॉफ्ट हैं या नरम हैं? ये सब बातें सामने वाला टारगेट क्या है, क्यों करना है। आखिर व्यक्ति कभी काम करते हुए छोटी मोटी गलती किसी से भी होती है, हमारे से भी होती है, किसी से भी होती है। मैं जब संघ का संगठन मंत्री था तो मेरे बारे में कहा जाता था ये आदमी ना थानेदार है, ये हेडमास्टर है, जैसा नाम से ही पता लगता है। तो हम कहते देखिए काम ठीक करना हमारा काम है, अगर किसी को थोड़ा बहुत डांटा भी है तो तुरंत अगले क्षण उससे प्रेम भी किया है, उसको बताया भी है, समझाया भी है कि भाई आखिर ये बात क्यों हमने की है, मालूम है। ये घटना उस समय भी होती थी, आज भी है। उद्देश्य क्या है कि हर व्यक्ति सामने हमारा कार्यकर्ता है, हमारा नेता है, वो कोई गलती ना कर बैठे। अगर गलती करेगा तो लम्हों की गलती सदियों तक खता पाई, लम्हों की खता सदियों ने सजा पाई, सदियों ने सजा पाई। तो ऐसे कोई भी छोटी गलती आदमी करता तो उसकी बहुत लंबे समय तक उसका असर होता है। तो काम ठीक हो, समाज हित में हो, संगठन हित में हो, इसके लिए कठोर भी होना पड़ता है और तुरंत अगले क्षण विनम्र भी होना पड़ता है। नहीं, आपकी छवि कट्टर क्यों है और ये कड़क क्यों है, उसके पीछे तो कारण है। किसान आंदोलन करने के लिए निकले, आपने उन्हें पंजाब का बॉर्डर तक क्रॉस नहीं करने दिया, हरियाणा तक में नहीं आने दिया, कीले बिछा दिए, बड़े बड़े बोल्डर्स लगा दिए, बड़ी बड़ी कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी, तार लगा दिए। देखिए ये जो विषय हम कहते हैं ना किसान, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे मालूम है किसान की क्या तकलीफ है, किसान क्या करता है। मैंने अपने हाथ से भी खेती की हुई है, बचपन में जब गांव में रहते थे तब पिताजी का काम में हाथ बटाते थे। ये किसान ना होकर के कुछ जिसको कहना चाहिए किसान के नाम पर एक डिस्टर्बेंस खड़ा करना, किसान के नाम पर कोई दबाव बनाना, किसान के नाम पर सरकारों को परेशान करना। क्योंकि अगर पूरा किसान होता तो अभी तक तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता। हमने देखा 1 साल पहले का जो अनुभव, इस आज के आंदोलन से पहले 1 साल पहले का, कि इन सब लोगों को हमने थोड़ा सा उसे फैसिलिटेट किया और दिल्ली जाके घुसेंगे और जाकर के सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर जाके बैठ गए, साल भर बैठे रहे। और उन सब में देखा कि हरियाणा के किसान तो मात्र 10 से 15% थे, बाकी 70-80% जो थे वो पंजाब से थे। अब पंजाब के सब किसान अगर करते हैं तो उनको तकलीफ पंजाब की कोई हो सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर इशू है, स्टेट इशू है, ये सेंट्रल इशू नहीं है। हाँ, सेंटर एक गाइडेंस देती है, सेंटर की सपोर्ट मिलती है, केंद्र में 3 कानून बने तो वो शायद खेती को और अच्छे व्यवसायिक ढंग से बढ़ाने के लिए किसान की आय डबल है वो बढ़े। लेकिन कुछ लोगों ने उसको एक हथियार बना करके कि नहीं, अगर ये लागू हो गए तो शायद सारा किसान मोदी जी अपने साथ ही ना ले जाए। एक दबाव बना के, गलत क्या है कभी किसी ने बताया नहीं, लेकिन उस आंदोलन का रूपरेखा कुछ ऐसी बनाई कि हम तो जबरदस्ती करेंगे। और क्या क्या किया, बहुत लोगों को दिल्ली में डाल करके लाल किले पर चढ़ गए। अब लाल किले पर चढ़ना मतलब क्या, क्या कोई दुश्मन देश है क्या? एक सॉवरेनिटी का प्रतीक है लाल किला, जहाँ 15 अगस्त का झंडा फहरता है, और उस लाल किले पर चढ़ करके डिस्टर्ब करने का काम ये उन्हीं में से युवकों ने किया। तो वो हमारे लिए क्या चेतावनी नहीं थी? हमारे लिए चेतावनी है। इस बार आखिर पंजाब के अंदर से आने लगे, आए तो हमने रोका कि नहीं, आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए नहीं बढ़ने देंगे, आपने पिछला आपका इतिहास ऐसा है। उन्होंने कभी पश्चाताप तो नहीं किया कि हमने ये सब कर लिया, गलत किया है, किसी ने नहीं किया। नहीं, तो वो तो आपकी सरकार पर और केंद्र सरकार दोनों पर आरोप लगा रहे थे कि किसानों का भला नहीं सोचा गया। किसानों का भला है कि नहीं है, ये अगर मानो उनको नहीं लगता है तो बीच में कोई ना कोई रास्ता निकालने वाले कोई लोग खड़े हो सकते हैं। 4 लोग उनके बैठते, सरकार के प्रतिनिधि बैठते, दोनों स्टेट्स के लोग बैठते, उसमें विचार करते ना क्या ठीक है क्या नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस बात को तय कर ले कि ना मानूं, हरियाणा में कहता है ना कि 2 और 2 4 होते हैं, और सामने वाला कोई आके कहे नहीं 2 और 2 5 होते हैं, 5 वाला शर्त लगाता है 100 रुपए की, पत्नी कहती है कि तुम हार जाओगे, क्यों तुम 2 और 2 5 कहते हो, कि फिर यानी 4 होते हैं कि मैं मानूं तो।
अगर नहीं मानना तो नहीं मानना, तो इसलिए इस भाव से लेकर के वो आगे बढ़ेगा कि हमने तो जो कुछ किया मानना ही नहीं है। बैठ के विचार किया जा सकता था। आखिर कोई कानून बनाए हैं उसके पीछे भी तो किसी का दिमाग लगा होगा ना। अंतोगत्वा उस जिद के कारण से मोदी जी को ही आखिर कहना पड़ा। एक पवित्र दिन था, शायद गुरु तेग बहादुर जी का उस दिन जन्मदिन था कुछ भी, तो उनका नहीं, पंजाब के लोगों की ये इस प्रकार की बात है, अगर ये इस प्रकार का उनके मन में भाव आया है तो हम इसको विड्रा करते हैं। विड्रा कर लिए। करने के बाद आज तो कुछ नहीं है। जब 3 कानून वापस हो गए, वही तो आंदोलन का एक विषय था, जब वो वापस हो गए फिर आंदोलन करना है। हर बार कुछ ना कुछ बात लेकर के दबाव बनाना। नहीं खट्टर साहब, किसानों का वोट मिल रहा है बीजेपी को? किसान हमारे से अलग नहीं है, किसान हमारे साथ है। कुछ गिने चुने लीडर्स हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं, उनकी संख्या हजारों में है, लाखों में नहीं है। हजारों में जो लोग हैं विरोध करेंगे, उनको समझाते भी हैं, बताते भी हैं, उनको हम समझाते हैं। और कोई अगर कठोर बात भी करनी होती तो उसे हम हिचकते नहीं हैं, क्योंकि हमें जहाँ इन आंदोलनकारियों की एक इच्छा की बात है, वहाँ जो और जनता है उसकी परेशानियाँ ना बढ़ें, ये भी तो देखना है ना। स्टेट तो सबके लिए है। जब ये बॉर्डर के ऊपर जिस प्रकार के धरना देकर के गए, लगभग 1000 करोड़ रुपया हमारे व्यापारी भाइयों का या इंडस्ट्री के लोगों का उनका नुकसान हुआ। वो 1000 करोड़ रुपया का आखिर उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए इस बार हमने तय किया कि ये पंजाब के लोग जो उकसाने वाले हैं, और इसमें एक बड़ी बात बताता हूँ, पंजाब सरकार ने इनको उकसाया है। पंजाब मान सरकार ने इनको उकसा करके, ठीक है जाओ घुस जाओ, हमने कहा इस बार आप ही भुगतो। हमने उनको दे दिया, वापस बाजी ले जाओ अपनी। आज भुगत नहीं पा रहे हैं, और अंतोगत्वा आज उन्हीं के यहाँ रेलवे बंद होता है, देश का नुकसान होता है, लेकिन स्टेट को भी तकलीफ तो होती है ना। अब वो न इधर के ना उधर के। चलिए, ये चुनौती तो पार हो गई। इस वक्त 24 के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मोदी विरोधी उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते रहते हैं परिवारवादी पार्टियां, राहुल गांधी, लालू यादव, शरद पवार, एक एक का नाम लेते हैं। लालू यादव तो पूछ लेते हैं कि अब जिसका परिवार ही नहीं वो क्या जाने परिवार क्या होता है। परिवार तो आपका भी नहीं है खट्टर साहब। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा एक गंभीर तरीके से बताना चाहूँगा। जब ये विषय हमारे हरियाणा के कुछ लोगों ने उठाना शुरू किया, कांग्रेस के लोगों ने, कुछ दिन तो मैंने इग्नोर किया, चुप कर जाएंगे। लेकिन जब कुछ समय बीत गया तो मुझे उसके बाद बताना पड़ा उनको, देखिए आप परिवार के जिसकी बात करते हो, ब्लड रिलेशन के परिवार को, बापू बेटा, माता चाचा भाई ताऊ, ये सब एक परिवार की बात वो करते हैं। मैं भी परिवार रखता हूँ, और परिवार के नाते से हरियाणा की 2,82,06,595 लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। मेरा परिवार है, क्योंकि मैंने इसी को परिवार मान लिया है। अलग अलग लेवल पर अलग अलग परिवार की बातें होती हैं। आध्यात्मिक तौर पर लोग क्या बात करते हैं, कहते हैं कि अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटी सोच के लोग बात करते हैं। जो उदार चरित के लोग होते हैं वो सारी वसुधा पर, पूरे मानव मात्र को अपना परिवार मानते हैं। वो एक आध्यात्मिक बात है। लेकिन मुझे जो काम करने का अवसर मिला है, मेरी हरियाणा की जनता, ये मेरा परिवार है। मैं उनका भेदभाव नहीं करता हूँ। जातियों में बटे रहते हैं लोग। हमने चुनाव लड़ते समय 2014 में कहा था जातिवादी राजनीति में नहीं घुसना चाहिए, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये नारा कर दिया हरियाणा में तो मनोहर लाल ने दिया। आज इसकी प्रशंसा होती है। लेकिन खट्टर साहब, कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया कि शादी करें, या कभी परिवार वालों ने भी कोई दबाव नहीं डाला? डाला था, बच के निकल गया, बच के निकला मैं। देखिए, व्यक्ति के जीवन जीने का लक्ष्य क्या है, ये हमारे मन में, जब मैं संघ का प्रचारक बना या संघ का स्वयंसेवक बना, उस समय मन में आया कि कुछ विशेष करना चाहिए, कुछ देश के लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए उस समय वैसी योजना कल्पना नहीं थी, लेकिन अगर विशेष करना है तो उसके लिए अपने दायित्व के जो बंधन हैं उससे थोड़ा सा पारिवारिक बंधन से बच के रहना पड़ेगा। और उस पारिवारिक बंधन से बचने के लिए उसी समय संकल्प लिया था कि अगर देश का काम करना तो पूरा जीवन देश के लिए लगाना है। उससे पहले मैंने अपना काम भी किया, व्यवसाय भी किया, सब पापड़ बेले, पढ़ाई भी की, अच्छी पढ़ाई की,
उसके बाद मैंने एक व्यापार किया, इंडस्ट्री लगाई, फिर व्यापार किया, लेकिन उस सब को सोचते हुए कि ठीक है सामान्य जीवन जीने के लिए ठीक है, लेकिन सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति का अपना एक टारगेट होता है, बच्चों को पालना, उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका भी अच्छे परिवार बने, उनको व्यवसाय में, नौकरी में, इसमें एडजस्ट करना है। लेकिन अगर देश के प्रति मन में लगाव है तो बहुत समाज में आज ऐसे लोग हैं जो अपनी इस व्यक्तिगत जिम्मेवारियों की बजाय देश की जिम्मेवारी को बड़ा मानते हैं। देश की जिम्मेवारी को बड़ा जब माना तो उस समय हमने परिवार के लोगों का, माताजी पिताजी को कहा, 2-3 साल तक तो उनका दबाव चलता रहा, नहीं बेटे वापस आ जाओ, शादी करनी है। मैं परिवार में यानी भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ, तो सबसे बड़ा होने के नाते पिताजी ने कहा कि नहीं, आपके बहुत आशाएं हैं, आपसे अपेक्षाएं हैं। एक आध बार कठोर मुझे भी होना पड़ा, और एक दिन कठोरता से मैंने कुछ ऐसा वाक्य बोल दिया जब पिताजी ने कहा कि यहाँ तक सोच लिया है, आज के बाद कभी नहीं कहूँगा जाओ देश के लिए काम करो। वो दिन भी याद है मुझे। मिला आशीर्वाद, लेकिन थोड़ा कठोरता से मिला, लेना पड़ा। वो दिन गया, उसके बाद हमारे पिताजी ने कहा कि नहीं, मेरे नाम को, अगर मैं हमारे परिवार को नाम को रोशन कोई कर रहा है तो आप कर रहे हैं, बाकी तो अपने घर गृहस्थी में लग गए सर। उनको संतोष हुआ। और आप राजनीति में आ गए, मुख्यमंत्री भी बन गए, अब आप तो लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। ज़रा लोकसभा चुनाव पर थोड़ी चर्चा हो जाए खट्टर साहब। हरियाणा में 10 में से 10 सीटें आ पाएंगी? कहीं कोई चुनौती नहीं? निश्चित निश्चित, क्योंकि मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में एक बार नहीं 2 बार दौरा कर चुका हूँ। एक बार तो सब कार्यकर्ताओं की बैठकें ली हैं, दूसरी बार व्यवस्था के नाते से बैठकें ली हैं, और तीसरा राउंड जनसभाओं का चल रहा है हमारा, जहाँ हर विधानसभा की अलग एक जनसभा होगी, 90 जनसभाएं होंगी, जिसमें से लगभग 35 अभी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री और मैं, हम दोनों ही अलग अलग स्थानों पर जाके सभाएं करते हैं। जनता का जो रिस्पॉन्स है वो मैं समझता हूँ पहले से भी अच्छा है। केंद्र सरकार की अपनी जो योजनाएं हैं, जो उपलब्धियां हैं, उसका लाभ हमको है। सारा समाज अब समझने लग गया कि मोदी जी के कारण से देश हमारा कहाँ पहुँच गया है। वहीं हमारी हरियाणा की इतनी उपलब्धियां हैं कि आज मैं गिनाने लगूं तो शायद आपके चैनल पर पूरा गिना भी नहीं सकता मैं। तो इस प्रकार की उपलब्धियों के कारण से आज जनता में एक विश्वास बना है कि नहीं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 लोकसभा सीटें आएंगी, और साथ में करनाल की हमारी विधानसभा सीट वो भी हम जीतेंगे। तो 11 कमल हरियाणा में खिलने वाले हैं इस बार। अब हम रैपिड फायर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं खट्टर साहब, और सबसे पहले जो आपके विरोधी आप पर वार करते हैं, शुरुआत वहां से करते हैं। आपका मन एक वाक्य में जवाब दें, आपका मन एक शब्द में जवाब दें। क्या एनडीए इस बार 400 पार जाएगा? निश्चित रूप से एनडीए 400 पार, और उसमें भाजपा के 370 का आंकड़ा पार करना, ये बीजेपी का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसको पार करके 400 तक जरूर जाएंगे। खट्टर साहब संगठन में या खट्टर साहब सरकार में? मेरे लिए संगठन या सरकार दोनों का महत्व बराबर है। कौन सा बेहतर है? दोनों बराबर हैं, दायित्व बराबर। दायित्व अच्छा लगता है, वो दायित्व सरकार का मिल जाए, संगठन का मिल जाए। राहुल गांधी को अगर आप एक सलाह देना चाहेंगे तो वो सलाह क्या होगी? जितना जल्दी कांग्रेस का पीछे छोड़ दें, कांग्रेस आगे बढ़ जाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा का पॉलिटिकल करियर कैसा देखते हैं? प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में सफल नहीं हो पाएंगी। इनको परिवार से बाहर निकलना पड़ेगा। कांग्रेस का ब्रॉड बेस बनाएंगे तो शायद एक अच्छा विपक्ष भी कहीं ना कहीं दिख जाएगा। बीजेपी का अब तक का सबसे कुशल रणनीतिकार? नरेंद्र मोदी। हरियाणा के लिए सबसे अच्छा सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब या नायब सिंह सैनी साहब? दोनों ही अच्छे रहेंगे। नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल में अंतर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल बेहतर या भगवंत मान बेहतर? एक करेला, दूसरा नीम चढ़ा। भारत क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनना कोई विषय नहीं है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना लोगों को बतानी पड़ेगी कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की विषय नहीं है। हिंदुत्व इस देश की जनता की आत्मा है। अंतिम सवाल, खट्टर साहब को 2024 के चुनाव के बाद क्या संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है? मैंने कभी सोचा नहीं। आप जानते मैं किस ओर इशारा कर रही हूँ?
नहीं, आप कहीं इशारा कर रहे हो, लेकिन जब भी कभी कोई दायित्व मिला, मैंने मुख्यमंत्री बनते समय भी नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हमारा एक शब्द चलता है, पीर बवर्ची भिश्ती खर। पीर का अर्थ होता है कि जैसे जिनकी पूजा होती है, पैगंबर के नाते, देवी देवता के नाते जो पूजे जाते हैं, उनको पीर कहते हैं। एक फारसी का शब्द है। पीर बवर्ची, बवर्ची होता है जिसको खाना बनाना अच्छा आ जाए। हम खाना बनाना भी अच्छा जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमने खिचड़ी बनाई है खूब। इसी तरह भिश्ती, भिश्ती जो पानी की पिलाने की सेवा आदमी करता है, उसको भिश्ती कहते हैं। ये फारसी के शब्द है। और खर जो होता है मजदूरी करने वाला, यानी जो सामान्य काम करने वाला, जिसके अंदर शारीरिक परिश्रम हो। अगर ऐसा काम भी जिम्मे लगे तब भी करेंगे। हमारा कार्यकर्ता पीर बवर्ची भिश्ती खर, कोई भूमिका मिले हमेशा तैयार रहता है। तो ये है खट्टर साहब जो हर भूमिका के लिए तैयार हैं। जब सीएम नहीं थे तब भी भूमिका वैसी ही थी, जब सीएम बन गए तब सरकार भी चलाई, अब जब सीएम नहीं है तो करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 10 की 10 सीट और 11 कमल खिलाने की बात आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी को समय देने के लिए, चुनाव मंच में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।